पर हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी से हम जुड़ जाते हैं और उनसे लाइव हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? अपना जी प्रश्न दोहरा दें प्लीज। प्रदीप जी, आज इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है और ये कार्यक्रम का जो समय है वो क्या कुछ रहेगा? तकरीबन कितने बजे जो प्रधानमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए, हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के विषय में बताएं उससे पहले हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा दे रहे हैं। सुबह से तेज धूप निकली हुई थी, बहुत तेज गर्मी थी और पिछले कई दिनों से नहीं हुई थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में उतनी बरसात नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। तो करीब 43 जिलों में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज जो बड़ी खबर हुई है कि देश में प्रथम आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कुछ लोग सोनभद्र से आए हुए हैं। ये आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ये आदिवासी हैं जो हर करके, गा करके और नृत्य करके, आदिवासी नृत्य करके खुशियां मना रहे हैं। लोक भवन और विधानसभा के बीच का ये रास्ता है, हम आपको दिखा दें। और इसी बीच हल्की रिमझिम फुहार भी पड़ रही है, तो मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया है। तो लगता है कि मौसम भी काफी खुश नजर आ रहा है और वो भी बधाई दे रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। फिलहाल हम चलते अगली खबर की ओर। जो बात आपने कही, प्रधानमंत्री आज कानपुर के एक सुखराम यादव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अलग बात है कि वो वर्चुअल उनसे कांटेक्ट करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां पर वो जुड़ेंगे। 4 बजे के लगभग 4 बजे के करीब वो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, बड़ा संदेश देंगे। एक तो संदेश दिया है कि सबसे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके, और इस तरीके के अब जो प्रोग्राम आप पीछे हमारे देख रही हैं ये आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि 8.5% आबादी है इन आदिवासियों की, संथाल आदिवासियों की। तो वही दूसरी ओर यादव जो वोट बैंक है, हम राजनीति की बात कर लेते हैं, यादव जो वोट बैंक है उस पर चेंज लगाने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में वो जितने बड़े यादव नाम है उनको अपनी तरफ जोड़ने की कवायद उनकी जारी है। और इसी कड़ी में सुखराम यादव परिवार जो कि पिछले 50 साल से, यानी कि 5 दशक से समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ था, उसको वो अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं और सुखराम यादव के बेटे को अखिलेश यादव के समक्ष ला करके खड़ा करने की यहाँ कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक बराबरी का माहौल यहाँ पर बनाया जा सके। इससे पहले शिवपाल यादव पर दांव लगाया गया था और कोशिश ये की गई थी कि शिवपाल यादव और आजम खान को मिला करके एक नई सपा यहाँ पर बना दी जाए। हालांकि वो बात यहाँ परवान नहीं चली, लेकिन अब यादवों को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक है उससे चेंज लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है और उसमें पिछले कुछ 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सफलता भी उसको मिली है। और अब मुझे लगता है कि ये फाइनल बार करने की वारी है और यादव वोट बैंक भी इधर आ जाएगा, यानी कि जब समाजवादी पार्टी के पास में उनका मूल वोट नहीं रहेगा तो बाकी का जो अल्पसंख्यक वोट है वो अपने आप छिटक जाएगा। शायद यही रणनीति है 2024 की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कि एक तरफ आदिवासी वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए वोट बैंक को पकड़ बनाई जाए और इस तरीके से देश में कोई दूसरा ऐसा ना हो जो उनके सामने खड़ा हो सके। ये संदेश जाए और एक बार फिर बिल्कुल प्रदीप जी, हमने देखा है कि बीजेपी हमेशा से एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 2024 के लिए अभी से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि एक यादव वोट बैंक। और इस बीच में अगर हम कहें तो अखिलेश यादव के लिए एक मुश्किल की घड़ी है कि शिवपाल यादव जो है वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। राजभर की भी स्थिति वैसे ही दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, एक एक घड़ी उनकी तोड़ी जा रही है और बड़े शानदार तरीके से उनसे किनारा लोग कर रहे हैं। चाहे केशव देव मौर्य हो जो कि भारत महान दल के नेता थे, वो पहले बाहर गए, उसके बाद फिर शिवपाल यादव ने नाराजगी दिखाई, उसके बाद फिर ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी दिखाई। हालांकि इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। नाराजगी दिखाने का शायद कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, देश में और प्रदेश में उनकी सरकार है, तो अपने आप को बचाना भी है।
कहीं ऐसा ना हो कि उनके दल में तोड़फोड़ हो जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को दिखाना पड़ता है। इसी कड़ी में अर्पणा यादव का नाम भी हम ले सकते हैं। अर्पणा यादव भी जो कि पौत्री पुत्र वधू है मुलायम सिंह यादव की, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। तो इसमें आप लगातार देखेंगे निरहुआ यादव हो या सुभाष यदुवंशी हो, तमाम यादव आप भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस यादव वंश की हम बात कर रहे हैं सुखराम यादव की, उनके बेटे को सबसे बड़ा तमगा मिलने वाला है और यकीन मानिए वो अखिलेश यादव के सामने खड़े होने वाले हैं। अखिलेश यादव आज कन्नौज में है, वो एक शोक संतप्त परिवार है, उसको सांत्वना देने गए हैं। अगला कदम उनका क्या होगा, कैसे वो अपने वोट बैंक को बचाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, कानपुर में तो प्रदीप जी अगर देखें कि ये बहुत एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे, वो कार्यक्रम की हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे, तो वो किस मायने में अहम हो जा रहा है? क्या उसमें भी उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से होगी, क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए इस समय सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में है। तीनों नेता दिल्ली में है। कल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी जिसमें इन तीनों लोगों ने शिरकत किया था। आज द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया, उसमें भी सब लोग वहाँ उस कार्यक्रम में भी तीनों लोग रहे और उसके बाद लगातार बड़े नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर के उठापटक मची हुई है और दूसरे मामले को लेकर के जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि मैसेज दिया जा सके कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बात अलग कि हर रोज एक नया मामला निकल करके सामने आ जाता है और कल एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी में तबादले का जिन्न निकल करके आया जब कहा यह गया कि 20 एक्सचेंज के तबादले किए गए थे, तो 32 एक्सचेंज के तबादले कैसे हुए, 12 एक्सचेंज के तबादले किसने किए, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जो उठापटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए, उसको सही करने के लिए तीनों लोगों को दिल्ली बुलाया गया है और बड़े नेता लगातार उनके साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है और उसी कल्चर के हिसाब से आपको काम करना है। तो कोई भी अपना लीड पोल नहीं छोड़ना चाहती है, वो अपने आप को मजबूत और संगठित दिखाना चाहती है। वहीं दूसरे दलों में बिखराव दिखा करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म 2024 से लेना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं पिछले एक दशक से उनकी राजनीति को देख रहे हैं, 2012 से उनकी राजनीति को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच लेते हैं उसको वो पूरा करके छोड़ते हैं और बड़ा शानदार विजन होता है उनका। अगले 25 साल, उनके अगले 50 साल का विजन क्या होगा, उसके अगले 250 साल का विजन क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में तय हो चुका है और उसी हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है। जिसके दो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एक जो भी हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद सारे आदिवासियों को सड़क पर उतारा गया है। ये हालांकि हाथ में कांग्रेस का झंडा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, ये झंडे तिरंगा झंडा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है जो ये सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यहाँ भी आदिवासियों के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही ये सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतना हम कह दें, ये खुशनुमा तस्वीर है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की कि आज देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और इससे पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा, ना कि देश में बल्कि पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि पहले दलित और अब उसके बाद आदिवासी भी हमारे यहाँ एक सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया तमाम सांसदों और विधायकों को, तो उन्होंने कहा भी था कि अब जो आदिवासी हैं या SC ST हैं वो अपना एक प्रतिबिंब जो है मेरे में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पहुंच सकती हूँ और सर्वोच्च स्थान पर आकर के आसीन हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है और कोई भी गरीब इस तरह का सपना देख सकता है। तो वही तस्वीर अभी जो आपने पीछे में दिखाई, जब जयकारे एक तरह से लग रहे थे और भारत माता की जय की भी बात हो रही थी और एक खुशी दिख रही थी पूरी तरह से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो चेहरों पर इनके खुशी है उनको इसमें कुछ मतलब नहीं है कि राजनीति क्या हो रही है। उन्हें इस बात से मतलब है
कि उनके बीच की एक महिला, आदिवासी महिला आज सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है, उनके लिए खुशी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुख्यमंत्री बनती थी तो दलितों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनका आर्थिक विकास हुआ या नहीं हुआ, या राजनीतिक विकास हुआ या नहीं हुआ। उनको इस बात से मतलब था कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है और इससे उनका दलितों का मान, स्वाभिमान और अभिमान बढ़ जाता है। और कुल मिलाकर के यही चित्र और यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि आदिवासियों को शायद उनका कोई कायाकल्प ना हो, लेकिन उनको इस बात से बहुत तसल्ली है, बहुत इत्मीनान है कि उनके बीच की एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो रही है। ये खुशी और यही अनुभूति उनको एक बड़ा बनाती है, उनके मन को प्रफुल्लित करती है, और यही इस बात का संकेत है कि आज यहाँ आपको लखनऊ में ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब हम थोड़ा सा राजनीति की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितने भी डिप्टी सीएम है दोनों मौजूद हैं दिल्ली में ही, और इस कार्यक्रम में भी वो उन्होंने भागीदारी अपनी दिखाई थी, वो भी शामिल हुए थे। उधर एक कार्यक्रम कानपुर में है। जब बीजेपी अगर इतनी तैयारियों के साथ 2024 के लिए उतर रही है, तो अगर हम कहें तो अखिलेश यादव भी चुप बैठने वाले नहीं है। जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों से हमें खबर मिल पा रही है कि उनका भी आज एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कितने बजे है, क्या कुछ है, वो भी हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष अभी फिलहाल शांत पड़ा हुआ है। बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंच रहे हैं, 12 बजे कन्नौज पहुंचेंगे। वहां पर एक शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे और उसके बाद उनका कल एक बड़ा कार्यक्रम है। कल उन्होंने अपने सारे विधायकों को बुलाया है लखनऊ में, वो उनके साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, शिवपाल को लेकर के पार्टी का क्या नजरिया है वो उसमें उनका खुलासा करेंगे, उनको बताएंगे कि आगे उनके साथ में कैसे उन्हें डील करना है। तो दोनों के साथ में रिश्ते टूट चुके हैं और बल्कि उनके पास अब सिर्फ एक ही अलायंस बचा है और वो है लोकदल का। लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के बाद उनके जो बेटे हैं वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में बने हुए हैं, क्योंकि उनको एक लोकसभा की, राज्यसभा की सीट मिल गई थी और जिस तरीके से उनको 34 सीट दी गई थी वो उससे भी काफी संतुष्ट नजर आए थे। हालांकि ये बात अलग है कि उन जैन को तोड़ने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिश की थी, उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने की बात की थी और अन्य प्रलोभन भी दिए थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ से डटे रहे, क्योंकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथों वो ह्यूमिलेट हो चुके थे। इसलिए वो सपा के साथ से बने रहे, जिसका फायदा सपा ने उनको भरपूर रूप से दिया। न सिर्फ उनको राज्यसभा की एक सीट थी, आपको याद दिला दें कि 3 राज्यसभा की सीट समाजवादी पार्टी के पास में थी, एक जयंत चौधरी को दी गई, दूसरी समाजवादी पार्टी के पास में गई और तीसरी पे कपिल सिब्बल को चुनाव जिता करके यहाँ से भेजा गया। इससे अभी कम से कम अखिलेश यादव के पास में जो पश्चिम का इलाका है, जो जाट इलाका है, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट बना हुआ है और उनके साथ से बने हुए। तो ये तो एक अच्छी बात है समाजवादी पार्टी के साथ से, लेकिन खराब बात यह है कि उनके बाकी के साथी उनको छोड़ करके जा रहे हैं। और उससे भी खराब बात यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन छोड़ करके ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का पैक्ट करने की बात शुरू कर दी है, जिससे कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हो सके। तो ये इस राजनीति को समझना होगा। बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक है और ये अगर एक मुश्त कहीं वोट दे देते हैं तो उसका फायदा पार्टियों को मिलता है, चाहे 10, 15, 20 सीटों पर ही मिले। लेकिन अब यहाँ पर अगर वोटों का बंटवारा हुआ और यादव वोट उनसे खिसका तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी को जो 125 विधायक मिले हैं, 111 समाजवादी पार्टी के हैं और बाकी दूसरे दलों के हैं, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो वो अपने मुहिम पर है, उनका पहला निशाना, उनका पहला टारगेट भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि उनका पहला निशाना समाजवादी पार्टी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही दो दल है जो आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी है, जो कभी एक सरकार बनाता था तो कभी दूसरी सरकार बनाता था। पिछले 3 दशक से यही चल रहा था, लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री की है, दोनों दल आपस में एक दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 2 की पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो है। तो यहाँ लड़ाई अब नंबर 1 की नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पर तो भारतीय जनता पार्टी आसीन हो गई है। अब लड़ाई यहाँ पर नंबर 2 की है और वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबर